राज ने अपने अंगूठे से अपने होंठ के किनारे को रगड़कर देखा तो उसके हाथ पर खून लगा हुआ था। एरा अचानक हुए इस हमले से सहम गई थी। सामने खड़े शख्स ने फौरन सिर झुकाकर अदब से पूछा, आप ठीक है ना मैडम? एरा हैरान थी। आखिर कौन था ये शख्स जो उसके सामने नजरें तक नहीं उठा रहा था और उसे किसी क्वीन की तरह ट्रीट कर रहा था। अधिराज ने उस मजबूत जिस्म वाले बॉडी बिल्डर को अपनी तरफ पलटते हुए एक जोरदार पंच जड़ दिया और गुस्से से गरजा, साले, हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? तुझे यहीं खड़े खड़े गायब कर दूंगा। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। रायचंद विला की पूरी सिक्योरिटी वहां जमा हो चुकी थी, मगर हैरानी की बात ये थी कि कोई भी उन दोनों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। तभी एक रौबदार आवाज गूंजी, अनुज, क्या हो रहा है यहाँ? जिस बॉडी बिल्डर का नाम अनुज था वो फौरन पीछे हट गया। उसने दोनों हाथ पीछे बांध लिए, सिर झुकाकर अदब से कहा, ए यार, ये मैडम को हर्ट कर रहे थे। जैसे ही सबकी नजर उस आवाज की तरफ गई, वहाँ ऐश खड़ा था, दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले, बिखरे हुए बाल, चेहरे पर बेजारी और आंखों में उबलता हुआ गुस्सा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अधिराज के सामने आकर रुक गया। अधिराज भी उसे देखकर कुछ लम्हों के लिए हैरान रह गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही चटाक, ऐश का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। उस एक थप्पड़ ने वहां मौजूद हर शख्स को अपनी जगह जड़ कर दिया। अधिराज खन्ना के लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। वो गुस्से में पलटा और पंच मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि अगले ही लम्हे उस पर एक नहीं बल्कि कई गन्स तान दी गईं। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। ऐश ने उसकी तरफ देखा, फिर पास पड़ी लकड़ी की चेयर उठाई और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारी। चेयर के लगते ही अधिराज जमीन पर जा गिरा। उसके सिर से खून फव्वारे की तरह बह निकला। एरा दहशत से पीछे हट गई। उसने अपनी चीख को दबाने के लिए फौरन अपना मुंह ढक लिया। अधिराज ने सिर पर हाथ रखा और सामने खड़े ऐश को देखा। ऐश की आंखें इस वक्त हद से ज्यादा सुर्ख थीं। उसने एक हाथ से अधिराज की कॉलर पकड़कर उसे झटका दिया और दहाड़ते हुए बोला, मेरे घर में खड़े होकर मेरी बीवी के साथ बदतमीजी कर रहे हो और मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत भी? अपनी औकात भूल गए थे या मेरी बीवी को लावारिस समझ लिया था? इतना कहकर उसकी नजर एरा की तरफ गई। जालीदार स्लीव की वजह से उसके शोल्डर पर अधिराज की उंगलियों के लाल निशान साफ नजर आ रहे थे। अपनी बीवी के जिस्म पर वो निशान देखकर ऐश का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने दोबारा चेयर उठाई और जमीन पर पड़े अधिराज की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से एरा ने उसे कसकर पकड़ लिया। वो उसके गले से लिपटकर गिड़गिड़ाई, नहीं प्लीज, ऐसा मत कीजिए। ऐश कुछ पल उसी तरह रुका रहा, फिर उसने पूरी ताकत से वो चेयर जमीन पर दे मारी। चेयर टुकड़ों में बिखर गई। उसने अपने गुस्से को काबू करने के लिए मुट्ठियां भींच लीं। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स और अनुज की तरफ देखकर ठंडे लहजे में बोला, इस गंदगी को उठाओ और बाहर फेंक दो। सबने बिना एक लफ्ज बोले अधिराज को उठाया और सचमुच विला के बाहर फेंक दिया। एरा अब भी उसकी पीठ से लगी कांप रही थी। ऐश ने झटके से उसे खुद से अलग किया और अपने सामने खड़ा करते हुए सख्त लहजे में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही थीं? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरी इजाजत के बगैर विला से बाहर कदम नहीं रखोगी। फिर तुम गार्डन में क्या कर रही थीं? एरा का पूरा वजूद कांप रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से मर्द देखे थे, मगर इतना पागल इंसान पहली बार देखा था। उसे रोता देखकर ऐश का गुस्सा और बढ़ गया। उसने झटके से उसकी ठोड़ी पकड़कर अपना चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, बीवी, ये गंगा जमुना बहाना बंद करो। उसे बचाने के लिए तो मेरे करीब आ गई थी, अब खुद को बचाने के लिए मुझसे दूर भागना पड़ेगा। एरा के जबड़े में दर्द होने लगा। उसने कांपते हुए अपना हाथ ऐश के दिल पर रख दिया। ऐश की नजर उसकी भीगी हुई आंखों से मिली और एक बार फिर उसके दिल में वही अजीब सा एहसास उठा। उसने फौरन उसे छोड़ दिया। एरा चीख पड़ी, तुम जंगली हो, पागल हो, जाहिल इंसान हो। अगर उन्हें कुछ हो जाता, अगर वो मर जाते, तो तुम क्या करते? तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ऐश पहले उसे घूरता रहा, फिर अचानक मुस्कुरा दिया। एरा ने झुंझलाकर कहा, ऐश, क्या मैंने कोई जोक मारा है जो तुम मुस्कुरा रहे हो? तुम इतने अजीब क्यों हो?
किसी को मारने से पहले एक बार ये क्यों नहीं सोचते कि उसका अंजाम क्या होगा? पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर सकती थी, तुम पर मर्डर का केस लग सकता था। ऐश मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किसी छोटी बच्ची की तरह हल्की सी थपकी देकर बोला, हाँ तो क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद मिल जाती या फांसी। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? वैसे भी मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि जब मौत इंसान को अपनी गिरफ्त में लेती है तो कितनी तकलीफ होती है, उस तकलीफ की शिद्दत आखिर होती कैसी है। एरा उसे हैरानी से देखती रह गई। ये कैसी बातें कर रहा था? क्या इसे सचमुच मौत का कोई डर नहीं था या वाकई ये पागल था? अगले ही पल वो गुस्से में उसके करीब आई। उसने ऐश की कॉलर पकड़ ली, अपने पंजों के बल खड़ी होकर उसके होंठों को दांतों से इतनी जोर से काटा कि चाहकर भी ऐश की चीख निकल गई। एरा झटके से पीछे हटते हुए बोली, होश में आओ, तुम्हें अभी भी होश में आने की जरूरत है। ऐश पहले ही गुस्से में था, ऊपर से एरा का काट लेना, उसका दिमाग पूरी तरह घूम गया। उसने झटके से पीछे से उसके बाल पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए किसी वैम्पायर की तरह अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। एरा दर्द से तड़प उठी। वो दोनों हाथों से ऐश को खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी पकड़ से निकलना नामुमकिन था। ऐश तब तक उसकी गर्दन काटता रहा जब तक उसके मुंह में खून का जायका महसूस नहीं हुआ। खून का स्वाद महसूस होते ही वो उससे अलग हुआ। इस वक्त वो सचमुच किसी वैम्पायर जैसा लग रहा था। उसके होंठों पर एरा का खून लगा हुआ था और उसका चेहरा बेहद खौफनाक दिखाई दे रहा था। एरा अपना गला पकड़कर उठती हुई दर्द की टीस को बर्दाश्त करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऐश ने उसकी तरफ देखा, फिर अपनी जुबान फेरकर होंठों पर लगा खून साफ कर लिया। जारी है। रायचंद विला। ऐश और एरा की नजदीकियां देखकर दो आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो चुकी थीं। ये मंजर उन दो आंखों को बेहद ज्यादा चुभ रहा था। उसके लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था। उस शख्स के हाथ में वाइन का ग्लास था। गुस्से में उसने ग्लास पर अपनी गिरफ्त मजबूत की तो उसकी पकड़ की वजह से ग्लास टूटकर उसके हाथों में चकनाचूर हो गया। उसने अपने हाथों से बहते खून को देखते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकता। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही होकर रहोगी। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन किसी और का भी नहीं होने दूंगा। उधर एरा ने ऐश के चेहरे को देखते हुए तकलीफ से कहा, तुम वाकई जंगली हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम शैतान हो। तुम्हारे अंदर इंसानों जैसे एहसास नहीं है। जंगली शैतान। वो अभी चीख कर अपनी बात मुकम्मल ही करने वाली थी कि अचानक उसका सिर चकरा गया। वो बेहोश होकर जमीन पर गिरती, मगर इस बार ऐश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसके लंबे बाल जो जूड़े में बंधे हुए थे खुलकर जमीन को छूने लगे। ऐश ने उसे देखा और फिर देखता ही रह गया। एरा के चेहरे पर चमकता हुआ वो काला तिल बेहद खूबसूरत लग रहा था। धूप में उसका चेहरा जगमगा रहा था। उसके होंठ बिल्कुल पिंक थे, जबकि उसके गाल रुई जैसे मुलायम लग रहे थे। ऐश की नजर उसकी गर्दन पर गई तो वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसके दांतों से दिए गए जख्म की जगह से खून रिस रहा था। उसने एरा को अपनी बाहों में उठाया और विला के अंदर जाने लगा। वो एरा को बाहों में लिए विला के अंदर दाखिल हुआ तो उसने रानी को देखते हुए कहा, एक मिनट रुको। रानी अपने छोटे बाबा को और उनकी बाहों में एरा को देखकर हैरान रह गई। ऐश का एक्सप्रेशन बदल गया। जहां कुछ वक्त पहले उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अब वहां सिर्फ गुस्सा था। उसने रानी को देखते हुए पूछा, ये लड़की बाहर क्या कर रही थी? रानी डर गई। उसे खामोश देखकर ऐश ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या पूछा है? अपने छोटे बाबा का गुस्सा देखकर रानी ने डरते डरते कहा, वो बड़ी मैडम ने एरा मैडम को गार्डन की सफाई करने के लिए कहा था, क्योंकि आज माली अंकल नहीं आए थे। ऐश ने घुर्राते हुए कहा, तुमने करने दिया? रानी ने सहमे हुए लहजे में कहा, मैंने मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनका काम है। बड़ी मैडम ने उन्हें दिया है तो वही करेंगी। ऐश ने गुस्से से पूछा, ये काम कब से कर रही थी? रानी ने घबराकर कहा, सुबह से, जब से आप यूनिवर्सिटी गए थे। रानी की बात सुनकर ऐश ने घड़ी की तरफ देखा।
3 बज रहे थे। घड़ी देखते ही उसका दिमाग घूम गया। उसने एरा को फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में लिटाया और फिर रानी से कहा, जाओ, जाकर डॉक्टर को कॉल करो और जब डॉक्टर आ जाए तो उसे चेक करने को कहना। जब तक ये ठीक नहीं होती तुम मुझे इसके पास के सिवा कहीं नजर नहीं आओगी। इतना कहकर वो लिविंग रूम में आया और पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हुए घर में काम कर रहे मेल असिस्टेंट करण से कहा, जाओ, बड़े सर और बड़ी मैडम को बुलाकर लाओ। कहना, ऐश बाबा बुला रहे हैं। करण ने डरते डरते कहा, छोटे सर, बड़ी मैडम और बड़े सर अपने फ्रेंड के घर लंच पर गए हैं। ऐश अपनी उंगली चेयर पर टैप करते हुए बोला, इंटरेस्टिंग, तो एक काम करो। इतना कहकर उसने करण से जो कहा उसे सुनकर करण की आंखें फैल गईं। करण ने अपनी आंखें बड़ी करके अपने छोटे सर को देखा और डरते हुए कहा, एस सर। ऐश ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, नो सर, नो मैडम, जो कहा है वही करो। अगर जरा भी कमी रही तो तुम्हारा वही हाल करूंगा और तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे ये करने में जरा भी अफसोस नहीं होगा। करण फौरन वहां से चला गया। उसी वक्त रुद्र नीचे आते हुए बोला, ऐश, तुम यूनिवर्सिटी से आ गए? ऐश अपनी जगह से उठते हुए बोला, नहीं, अभी मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँ। बोलिए, आपको क्या कहना है? रुद्र मुस्कुराया और बोला, कभी तो सीधा जवाब दिया करो। ऐश झुंझलाकर बोला, कभी सीधा सवाल पूछेंगे तो जरूर दूंगा। अब जाहिर सी बात है, रायचंद विला के लिविंग रूम में बैठा हूँ तो आ ही गया हूँ। और हाँ, एक और बात, मुझ पर नजर रखना बंद कीजिए। रुद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐश कहना क्या चाहता था? ऐश ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, बड़े भैया, आप जानते हैं मेरी आंखों से कुछ भी छुपता नहीं और मेरे कानों से कोई भी आवाज मेरी जानकारी के बगैर गुजरती नहीं, इसीलिए आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा। रुद्र ने उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम इतने बदतमीज तो नहीं थे जितनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। ऐश ने फौरन उसका हाथ अपने शोल्डर से हटाते हुए कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे टच करके बात मत किया करें। मुझे टच बिल्कुल पसंद नहीं है। और रही बात बदतमीजी की, तो जो मेरे बीच में टांग नहीं अड़ाते मैं उनके साथ बदतमीजी नहीं करता, लेकिन जो मेरे बीच में टांग अड़ाते हैं मैं उनकी कोई इज्जत नहीं करता। आप मेरे बाप की पहली औलाद हैं तो उस ओहदे की इज्जत कीजिए। मेरी इज्जत और मेरी लाइफ का ठेका मत लीजिए। इतना कहकर वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने रूम की तरफ चला गया। रुद्र बिल्कुल खामोश खड़ा रह गया। ऐश ने आज से पहले कभी उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। रात का वक्त, एरा को होश आ चुका था, लेकिन वो अब भी अपनी आंखें बंद के बेड पर लेटी थी। उसकी आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। न जाने वो क्या सोच रही थी। वो अपनी ही सोच में गुम थी कि अचानक उसके ऊपर बर्फ जैसा ठंडा पानी आ गिरा। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने सामने देखा तो ऐश सोफे पर बैठा हुआ था। रानी के हाथ में बाल्टी थी। रानी ने फौरन अपना चेहरा झुका लिया। ऐश ने 2 उंगलियों से उसे जाने का इशारा किया तो वो वहां से चली गई। एरा ठंड से बुरी तरह कांपने लगी थी। उसके होंठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। ऐश अपनी जगह से उठा और एरा को संभलने का जरा भी मौका दिए बगैर उसकी कलाई पकड़कर एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया, जिससे एरा सीधे बेड से फर्श पर आ गिरी। ऐश उसे घसीटता हुआ वॉशरूम में ले गया और शॉवर के नीचे खड़ा करके ठंडे पानी का शॉवर ऑन कर दिया। जैसे ही शॉवर का बर्फ जैसा ठंडा पानी एरा पर गिरा, उसे महसूस हुआ जैसे उसका पूरा वजूद कटकर बिखर जाएगा। उसके दांत तक बजने लगे थे। वो बुरी तरह कांप रही थी। ऐश कुछ फासले पर खड़ा उसे देख रहा था। एरा जैसे ही शॉवर के नीचे से हटने लगी, ऐश ने उसे घूरते हुए कहा, हिम्मत मत करना, अगर शॉवर के नीचे से हटी तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ऐश वहीं बेसिन के स्लैब पर बैठ गया और पूरी तवज्जो से एरा को देखने लगा। उसे कांपता देखकर ऐश बोला, जाने मन, नशा उतर गया या अभी भी बाकी है? एरा को ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी जान निकल जाएगी। कुछ देर बाद ऐश ने शॉवर का बटन ऑफ किया तो पानी बंद हो गया। एरा ने फौरन अपने दोनों हाथ अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिए। ऐश उसके करीब आया और बेहद मोहब्बत भरे लहजे में बोला, क्या हुआ? बीवी को ठंड लग रही है? एरा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन पानी में उन आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। वो उसके करीब गया और एक झटके से उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर उसकी चारों तरफ अपनी बाहें लपेटते हुए धीमे लहजे में पूछा,
कैसा लग रहा है? एरा ने उसके शर्ट को कसकर पकड़ते हुए कांपती आवाज में कहा, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा ही। ऐश ने एक बार फिर उसे खुद से दूर किया और दोबारा शॉवर ऑन कर दिया। बर्फ जैसा ठंडा पानी फिर से एरा के वजूद पर गिरने लगा। ऐश ने उसे बुरी तरह कांपते देखकर कहा, मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरा हूँ। बहुत शौक है ना लोगों के ऑर्डर फॉलो करने का, काम करने का। तुम्हारे वजूद में बहुत ताकत है ना, जो तुम मेरी बातों को इग्नोर करके लोगों के ऑर्डर फॉलो करने लगी हो। अब मैं देखूंगा कि तुम लोगों के ऑर्डर कैसे फॉलो करती हो। इतना कहकर उसने अपनी शर्ट उतार दी। ऐश को शर्ट उतारते देखकर एरा का पूरा वजूद सुन्न पड़ने लगा। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। क्या वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला था? ऐश उसके करीब बढ़ने लगा, जबकि एरा डरते डरते पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी पीठ दीवार से जा लगी। अब दोनों के दरमियान सिर्फ गिरते हुए पानी का फासला था। दोनों ही अब शॉवर के नीचे खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एक की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था, तो दूसरे की आंखों में सिर्फ गुस्सा। पानी में भीगा हुआ ऐश का जिस्म बेहद अट्रैक्टिव और हॉट लग रहा था। उसके जिस्म पर ठहरी पानी की बूंदें किसी डायमंड की तरह चमक रही थीं। अचानक ऐश ने झटके से उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो सीधे उसके सीने से आ लगी। एरा ने डरते डरते कहा, ऐश नहीं, प्लीज। वो अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि ऐश ने उसके हाथों को अपनी शर्ट से बांधते हुए उसे बिल्कुल शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया, ताकि वो चाहकर भी वहां से भाग न सके। उसने इतनी मजबूती से बांधा था कि दर्द से एरा के होंठों से सिसकी निकल गई। एरा को कुछ समझ आता उससे पहले ही ऐश उससे दूर होते हुए बोला, अब पूरी रात यहीं रहो। बहुत शौक है ना मेरी बातों को बकवास समझकर इग्नोर करने का और लोगों के ऑर्डर फॉलो करने का, तो अब अपनी सजा काटो। इतना कहकर वो मुड़ा और बाहर जाने लगा। उसे जाता देखकर एरा बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगी। ऐश, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मैं इस कमरे से कभी बाहर नहीं निकलूंगी। प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, प्लीज। ऐश अपने होठों से एक धुन बजाता हुआ वहां से निकल गया। उसने एरा की गिड़गिड़ाहट, उसकी चीखें, उसकी इल्तिजाए, सब कुछ पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एरा का वजूद अभी से बर्फ की तरह जमने लगा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसका पूरा जिस्म धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा हो। वो शॉवर के नीचे बंधी हुई बुरी तरह कांप रही थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे, दांत लगातार बज रहे थे। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन शॉवर के पानी में वो आंसू भी गुम हो जाते थे। उसके होंठों से बार बार सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, ऐश, प्लीज। लेकिन अब वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ शॉवर से गिरते पानी की आवाज गूंज रही थी और उस आवाज के साथ एरा की सिसकियां भी घुलती जा रही थीं। उसका पूरा जिस्म दर्द, सर्दी और बेबसी से टूट चुका था। वो चाहकर भी अपने हाथ नहीं छुड़ा सकती थी। ऐश ने उसे अपनी शर्ट से इतनी मजबूती से बांधा था कि जरा सी हरकत भी उसकी कलाइयों में तेज दर्द भर देती थी। एरा ने एक बार फिर पूरी ताकत से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसने मायूसी से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके जहन में बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर ऐश उससे इतनी नफरत क्यों करता है? जारी है।